गोपीनाथ जी को वंदन करके और महर्षि जी और सम्मानीय सभी भक्तगणों को प्रणाम करके मैं आज का ये वक्तव्य शुरू करती हूँ। ये यहाँ पूरी नगरी में आकर बहुत ही ये नवरात्र उत्सव देख के ही बहुत प्रसन्नता हुई कि गौ माता के विषय में जहाँ जहाँ इतने सब काम शुरू है उसमें ये सबसे बड़ा आयोजन मुझे लग रहा है और इसमें कुछ मेरे विचार यहाँ पर प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला है, तो ये मैं धन्यता मानती हूँ। आप सभी लोगों का भोजन हो गया है और उसके बाद आप पंचगव्य की कार्यशाला क्या है, पंचगव्य क्या है, ये समझने के लिए आ गए हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है, उनका कहीं भी आप चित्र देखोगे तो कैसा लगता है कि आजू बाजू में सब गौ माता उनके बाजू में है और भगवान जी बांसुरी बजाते हैं। तो उन्होंने पद्म पुराण में ही कहा है कि गवाम मध्ये वसाम्यहम। आज सुबह ही हम महर्षि जी की गौशाला देखने गए और ऐसा लगा कि पुरी में भी भगवान ऐसी ही आजू बाजू में गौशाला स्थापन करके यह प्रेरणा दे रहे हैं कि मुझे और आजू बाजू में सब जगहों पे गायें दिखनी चाहिए और मैं इनके बीच में यहाँ बैठ के आप सबको आशीर्वाद देता हूँ। तो ये बहुत ही प्रसन्नता मुझे लगती है। गौ माता की स्तुति भी हम लोग आगे करेंगे कि क्या है, हम ये सब विश्व के स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं। भारतीय संस्कृति परंपरा ऐसे नहीं कि वो खुद का ही सोचेगी, वो पूरे विश्व का सोच रही है और ये सब विश्व सृष्टि जो बनी है उसकी माता कौन है, तो गौ माता है और उसको हम प्रणाम करके आगे क्या देखते हैं। हम अगर ऐसा देखते हैं तो परंपरा से हमारी संस्कृति में भारत में कहीं ना कहीं गो व्रत का वर्णन आता है कि किस जगह पे ये व्रत शुरू है, वो व्रत शुरू है। तो देखो, पहले गोपद्म व्रत आता है जो आषाढ़ मास में शुक्ल एकादशी से शुरू करते हैं। ये क्या व्रत आता है, तो जो नवविधा स्त्री है जो शुरू में ही अपने ससुराल आई है तो उसको परंपरा से ये व्रत शुरू करने के लिए बोलते हैं कि गो पद्म का उसने 4 महीने पूजन करना है। तो क्या लगता है आपको कि ये क्यों करते होंगे? ऐसे ही व्रत है या व्रत के पीछे कुछ विज्ञान है? तो जब इसके बारे में सोचा और गोमूत्र की और इनकी जानकारी प्राप्त हुई तो ऐसे लगा कि गोमूत्र से सबसे ज़्यादा ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है उसका कुछ स्मेल निकलता है। तो देखो, जब हम पूजन करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, वो स्त्री वो प्रदक्षिणा करती है तो उसमें वो गंध द्वारा ये ईस्ट्रोजन का सेवन हो जाता है। इसको आज के ज़माने में हम बोलते हैं ये एरोमा थेरेपी है। इसके बहुत से क्लासेस शुरू हो गए, लेकिन परंपरा से ये व्रत का पालन करने से एरोमा थेरेपी जो गंध द्वारा चिकित्सा होती है और ये ईस्ट्रोजन से क्या होता है, तो स्त्री बीज तैयार होने में जो ईस्ट्रोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसकी मात्रा स्त्री के शरीर में बनती है तो अच्छा बीज तैयार होके अच्छी संतति कर उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए ये व्रत जो बताए हैं वो उनके वैज्ञानिक आधार पर ये महिमा है। फिर गोपद्म व्रत के बाद जन्माष्टमी है जो हम सब लोग कृष्ण भगवान का जन्मदिन अच्छी से मनाते हैं और उनसे जो उनके गुण है वो सीखने की कोशिश करते हैं। गोपाष्टमी की पूजा है कि उस दिन से कृष्ण भगवान गौ को चराने के लिए पहली बार सब उनके साथियों के साथ में गए थे। गोवत्स द्वादशी है। ऐसे सब व्रतों का
वर्णन है। तो पहले से कैसा था कि गायों की संख्या कितनी थी। आज हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या पूछते हैं कि भाई आप क्या काम करते हो, आप कौन सी कंपनी में हो, क्या आपकी सैलरी कितनी है, आमदनी कितनी है। लेकिन पहले के जमाने में आमदनी ये लक्ष्मी को महत्व नहीं था। कैसे उसका विभाग किया गया था कि किसके पास गोधन कितना है, जिसके पास ज़्यादा गोधन है वो उस गांव का बड़ा व्यक्ति माना जाता था। आप अगर गोकुल के बारे में पूछोगे तो जिसके पास 84,000 गौ माता है वो नंद है। कृष्ण भगवान के बाबा का नंद बाबा हमको इनका परिचित है। तो 2,50,000 है, ऐसे 10 इतने सब है चार्ट में है। 14 नंद है, जहाँ पे 14 नंद है वो गोकुल है। मीन्स देखो गोकुल की संख्या कितनी बड़ी है। हमको इतना बड़ा गोकुल बनाना है तो ही भगवान वहाँ आके आराम से रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और 14 गोकुल माने एक ब्रज, ब्रिजवासी, ऐसा भगवान का और एक नाम भी है। तो हमें कैसी गाय चाहिए? हम अगर गोपालन करना आज से आरंभ करते हैं या हमारे पास खेती है, हम कृषि है, हम थोड़े से गोपालक है, थोड़े से मतलब 1-2 ही गाय हमारे पास है, लेकिन जमीन है, हम फार्मर है, तो हमें कौन सी गाय रखनी है? कौन सी रखोगे? कोई सामने से बोल देगा नहीं, जिसको ज़्यादा दूध आता है वही मैं रखूँगा, मैं दूध बेचूंगा, फिर आराम से मेरी गौ सेवा हो जाएगी। लेकिन आज ही आश्रम में मैंने इतना सुंदर बोर्ड पढ़ा कि जो व्यक्ति जो गाय सिर्फ गोमय और गोमूत्र देती है उसकी सेवा करना वही सबसे ज़्यादा धर्म का और पुण्य का काम है। तो ऐसा क्यों बताते हैं? गोमय वसते लक्ष्मी क्यों कहा है? तो जो हमको गाय रखनी है वो कैसी होनी चाहिए कि हमारे प्रदेश में, भारतीय उपखंड में जो प्रदेश है, सह्याद्री जैसा प्रदेश है, गुजरात में सूखा प्रदेश है, महाराष्ट्र का अलग प्रदेश है, ओडिशा की अलग जो प्रजाति है गाय की, वो गाय की जाति हमें संभालनी है। इसको अगर अंग्रेजी में बोलो तो हमको बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रखनी है। क्या फ़ायदा है इसका? सीधी सादी बात है। अगर मैं महाराष्ट्र में पली हूँ, महाराष्ट्र के ड्राई सूखे एरिया में पली हूँ और एकदम से मुझे जाके हिमालय में बोला कि आप उधर जाके प्रैक्टिस करो, तो पहले वो हिमालय की ठंडी तो मुझे सहन होनी चाहिए कि नहीं? मैं प्रैक्टिस कर पाऊंगी? नहीं करूंगी। वैसे ही गौ माता का स्वास्थ्य उसकी ही प्रदेश में बहुत अच्छी से रहता है और वही वो ज़्यादा दूध देती है। वही प्रदेश की जो वनस्पति चारा है वो खाने के बाद उसके गुणधर्म उसके गोमय और गोमूत्र में आते हैं, तो ही हमको इसके फायदे स्वास्थ्य के लिए मिलते हैं। तो हमको अलग अलग जो है, जैसे गुजरात में गिर को संभालना है, राजस्थान में कांक्रेज संभालना है, कर्नाटक में ओंगल संभालना है, ऐसा महाराष्ट्र में डांगी है, गौड़ाऊ है। हमारा जो काम चल रहा है अभी वो डांगी प्रजाति के ऊपर चल रहा है। इतनी छोटी कद की गाय है लेकिन सह्याद्री का पर्वत हमसे ज़्यादा फास्ट चल के चढ़ जाती है, ये उसकी ताकत है। लेकिन अगर ऐसा आपको लगेगा कि गाय मतलब कौन सी गाय, आजकल ये वहम हो जाता है कि हमने काऊ को गाय बोलना शुरू कर दिया और वही एक गलत मैसेज, गलत फहमी बढ़ गई। जो जर्सी है, जो ठंड प्रदेश में, शीत प्रदेश में पनपता हुआ एक प्राणी है, उसको हमने गलती से गाय समझ के संभालना शुरू कर दिया और यही एक गलती हो गई।
क्या हुआ, क्या गलती है? वो उन दोनों के शरीर रचना में गलती है। जो भारतीय वंश की गाय है, जिसको हम गऊ कहते हैं, गौ माता बोलते हैं, उसके पीठ के ऊपर जो उभार है और गले में जो उलकम्बल है, वो ही उसकी विशेषता है। ये विशेषता क्या है? तो वैज्ञानिक बोलते हैं कि इसमें जो उभार है वहाँ सूर्य केतु नाड़ी है। क्या करती है सूर्य केतु नाड़ी? तो जब गोमाता चरती है खेतों में, तो उस समय सूर्य की प्रकाश से, सूर्य की किरण से वो एनर्जी हम लोग बोलेंगे, वो एब्सॉर्ब करती है, वो उसको उसकी नाड़ी के द्वारा फिर वो पचन शक्ति से दूध में आती है। और जो उसकी रूमिनेशन मीन्स चरवण प्रक्रिया है, वो उसका आंत्र की लंबाई ज़्यादा होने से बहुत ही अच्छी तरह से होती है, तो दूध अमृत बन जाता है। लेकिन यही जर्सी में जो पाया जाता है, ये गुणधर्म नहीं होने के कारण और एक उनके डीएनए की चेन मिसिंग होने के कारण ये जर्सी का जो भी दूध है वो कैंसर को, मेटाबॉलिक्स को बिगाड़ने में काम करता है। और आपको ऐसा पता होगा कि पहले आपके जो दादी दादा होंगे, उनको कभी डायबिटीज या गोली, बीपी, इनकी गोली खाने की जरूरत थी? नहीं लगती थी। वो आराम से खेत में जाते थे, कोई दवा मालूम नहीं थी। हम लोग छोटे थे तो नाटिका में क्या करते थे, दादाजी मतलब जो बूढ़े हैं उनका थोड़ा सा हाथ हिलता है, उनकी ऐसी हम लोग एक्टिंग करते थे। लेकिन आज क्या चित्र है? आज 40 साल की उम्र में हमको अल्जाइमर, पार्किंसन, कम्पवात ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो हमें गौ पालन करते समय ये ध्यान रखना है कि हमारी जो गाय है और जो हमारी प्रदेश की प्रजाति है, उनको ही संभालना है। इसलिए आगे देखेंगे कि इस वेस्टर्न ने, पश्चिमी देशों ने भी अभी ये साइंटिस्ट के द्वारा प्रूव होने के बाद ये मान लिया है कि भारतीय वंश की गाय ही ये सब स्वास्थ्य के उपयोगी वस्तु निर्माण कर सकती है, और ये जो गौ माता है उनको ही संभालना है। आपको पता होगा कि ब्राज़ील देश यहाँ से भारत से वो कृष्णा करके वड़ू बैल लेके गया है, और वहाँ उन्होंने बहुत सी उनकी अच्छी प्रजाति निर्माण की है, और अभी वो बीज वो हमको बेचने के लिए तैयार है। तो अभी सोचना है कि ऐसा फिर से वहीं से खरीदी करना है और परतंत्र होना है, क्या हमें हमारे पास जो गाय है उनको संभालना है। ये गोपालक ने सोचना है। क्या फर्क है दोनों गायों में, ये मैंने आपको बताया है। इसके आगे हम देखेंगे कि अगर पंचगव्य से प्रैक्टिस करनी है, ये पंचगव्य का हमारे पूरे गोपालन में क्या रोल है, तो हम 3 टाइप से देख सकते हैं कि पंचगव्य का रोल एक कृषि में है, एक आरोग्य में है, और एक गृह उपयोगी वस्तु बनाने में है, जिससे हम गोमय और गोमूत्र दोनों से इसका उपयोग करके ये बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये हमने देख लिया है कि हमको कौन सी गाय रखनी है जो अपने प्रजाति की है, भारतीय गोवंश की है, उसके सब गुणधर्म देख लिए हैं। तो हम अगर कृषि की तरफ जाते हैं, आप सबके पास कुछ ना कुछ तो खेती है। क्या करते हो इस खेती में? कोई चावल उगाता है, कोई सब्जी उगाता है, हाँ बराबर है। कितना लोग इसमें अभी बैठे हैं वो खाद डालते हैं? कोई हाथ ऊपर कर सकता है? सब रासायनिक खाद डालते हैं कि गोबर की खाद डालते?
अच्छा है, बहुत लोगों ने हाथ ऊपर किया है। ठीक है, हम ये चित्र देखेंगे कि ये ट्रैक्टर के साथ, ट्रैक्टर से जो खेती की जाती है, क्या हो गया, हमने गोमाता को, गोमाता के बैल को थोड़ा बाजू में रख दिया, और ट्रैक्टर से खेती करना शुरू कर दिया। ट्रैक्टर से खेती होने के कारण क्या परिणाम दिखे? सबसे इसका दुष्परिणाम हमारे कौन सा राज्य भुगत रहा है, आपको पता है? पंजाब। पंजाब का गेहूं प्रसिद्ध है, सब लोग वही का आटा गेहूं का बनाते हैं। तो पंजाब में क्या हुआ, सबसे पहले गेहूं में उन्होंने ट्रैक्टर से जमीन की मशागत शुरू कर दी। तो ये करने से जमीन के ऊपर जो जो माइक्रोब्स रहते, जो जो कीटाणु रहते, जीवाणु रहते हैं, जो मूली को खाद भेजते हैं या उसका पोषण करते हैं, वो नष्ट होने लगे। ये नष्ट होने पर उनको ऐसी सलाह दी गई कि आप इसमें ना थोड़ा रासायनिक खाद डाल दो। तो उन्होंने क्या किया, ये एक ने डाला, फिर दूसरे कृषि ने वालों ने थोड़ा उससे ज़्यादा डाल दिया। ऐसा एक साल किया, दूसरे साल क्या हुआ, फसल कम हो गई। पहली साल तो फसल अच्छी आई, फूक गया, दाना अच्छा आया, उसका रंग अच्छा आया। अगले साल में वो फसल कम हो गई, फिर और खाद डाल दिया, रासायनिक खाद का प्रमाण बढ़ा दिया। ऐसे करते करते वहाँ पे अभी वो सब धान्य में से जो जहरीले ये पदार्थ आए, वो अभी अन्न में से सब लोगों के शरीर में आने लगे। और भटिंडा से बीकानेर एक कैंसर की ट्रेन शुरू हो गई। जो रासायनिक जहरीले पदार्थ अन्न में से सेवन हो गए, उनका ये परिणाम हुआ कि हमारी खेती की दुर्दशा हो गई और स्वास्थ्य की भी दुर्दशा हो गई। तो हमको ये छोड़ के कि खेती का यांत्रिकीकरण है, तो हमने क्या खोया है और क्या पाया है? हमने और गरीबी पाई है यांत्रिकीकरण से। या अगर हम बैल के साथ पहले से ही खेती करते तो उसमें लाभ क्या होता है? उसमें लाभ ऐसा होता है कि जब बैल हल चलाता है तो वो चलाने से पहली बात तो जमीन का ऊपरी स्तर अच्छी से रहता है, उसके कीटाणु जीवाणु वही पलते बढ़ते हैं, तो वो फसल के लिए लाभदायक होता है। और जहाँ पर बैल अपना पैर उठाता है, वहाँ जो खड्डा या जगह तैयार होती है कीचड़ में, वहाँ पर आपको बी बोने में आसानी होती है। तो कृषि करते समय जो खर्चा आता है मजदूरी का, वो भी कमती हो जाता है और बैल के सहायता से आराम से कृषि होती है। तो आप बोलोगे अभी कोई करता है क्या? करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी ये टेक्निक से, ये सब उपकरणों की बजाय बैल के आधारे कृषि करते हैं। और जो पहाड़ी एरिया है, जो पहाड़ी जगह है, वहाँ जहाँ चावल की, भाजी की ऐसी खेती होती है, वहाँ तो बैल ही काम आता है, जहाँ ट्रैक्टर पहुँच ही नहीं पाता है। तो हमको ये करना है। अगला चित्र हम देखेंगे कि देखो एक आदमी है, वो फवारणी कर रहा है, पेस्टिसाइड्स घुमा रहा है। वो क्या है, जब हमने कृषि करते समय अगर मूली में ही उसको खाद के बजाय रासायनिक जहरीला दे दिया है, तो उसके ऊपर आने वाला पीक भी, उसके लिए भी हमको और एक फवारणी करनी है। तो जो भी पत्ते हैं, फूल है, फल है, ये भी कुछ जो शोषण करते हैं, वो भी एक पेस्टिसाइड्स हमारे पेट में जाता है। तो हमको शहर में कैसा बोलते हैं, कुछ नहीं, ये धो डालो तो ये सब निकल जाएगा। अभी आप ही सोचो, सिर्फ ऊपर से स्नान करने से अंदर का मैल कभी जाता है क्या? नहीं जाता है।
जो फल में, पत्तों में पहले से ही विष तत्व आ गए हैं, उनको ऊपर से साफ करने से थोड़ी ना कुछ वो रासायनिक प्रक्रिया कम होगी। हमको तो बीज से ही ये काम करना है। अभी महाराष्ट्र में एक घटना ऐसी हुई कि ऐसी फवारणी करते समय, छिड़कावा करते समय करने वाले ही 10 लोगों की वो धुएं से मृत्यु हो गई। पेट में गया ही नहीं है अन्न, फिर भी वो करने वाले मजदूरों को ही इसकी हानि हो गई। क्या क्या होता है? बहुत सी बीमारी होती है। हम अगला चित्र देखेंगे कि डायबिटीज़ होता है, कैंसर होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सिर दर्द होने लगता है, जी मचलाना, इससे और भी कई नुकसान हमारे शरीर को होते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हमको करना है। इसकी शास्त्रज्ञों ने टेस्ट किए, सब लैब टेस्ट का रिपोर्ट ऐसा बताता है कि जो न्यूट्रिएंट, जो पोषक तत्व है, वो ऑर्गेनिक खाद में ज़्यादा अच्छे हैं। हम अन्न क्यों सेवन करते हैं? हम अन्न सेवन करते हैं आहार से शरीर का पोषण होने के लिए, आहार से मन का पोषण होने के लिए। अगर वही आहार हमको रासायनिक जहरीला मिलेगा तो हमारे शरीर का पोषण कैसे होगा? नहीं होगा। इसके लिए सभी गोपालकों को, जो भी खेती करते हैं, उनको ये आह्वान है कि उन्होंने ये गोमय और गोमूत्र से बनाए हुए खाद का स्वीकार करना है। उसके कुछ फायदे हैं। देखो अगला चार्ट है, उसमें ऐसे फायदे हैं कि ये अगर आप गोमय गोमूत्र का इस्तेमाल करते हैं तो आप पूर्णतः स्वावलंबी हो जाते हैं। उसकी मात्रा आपको कहीं से सोचनी नहीं पड़ती है कि कितना खाद डालना चाहिए। कोई आपको बोल नहीं पाएगा कि आप इसमें 150 ग्राम डालो। बाहर की कंपनी का उसके ऊपर अधिकार नहीं रहेगा। आपके घर में गाय है, आपके पास गोमय है, गोमूत्र है, आप इससे ही उसका जीवामृत, बीजामृत ऐसा बना सकते हैं और फिर उसका आपकी खेती में उपयोग कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ कई ऐसे नौजवान हैं जो अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स खेती, गोबर की खेती के तरफ वो मुड़ गए हैं। तो उन्होंने तो एक बहुत ही अच्छा काम किया है। तो कोई भिंडी, कोई गोभी, ऐसे जो पेड़ लगाता है, जिनकी खेती करता है, उसमें उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जो आजू बाजू में ही जो वनस्पति है, जैसे नीम है, करंज है, ये आपके खेत के आजू बाजू में है, उसका ही रस निकाल कर गोमूत्र के, गोमय के साथ गुड़ और बेसन मिला के ऐसा जीवामृत, बीजामृत बनाया और उसका ही छिड़कावा किया और उसका ही खाद बनाया। उसकी बहुत सी प्रोसीजर्स है, प्रोसीजर्स मीन्स कृति है, वो उनसे सीख ली और इतना अच्छा काम किया कि अलग अलग तरह के उनके पास जीवामृत, बीजामृत बन गए। ये बनने के बाद क्या हुआ? हम अपनी खेती में तो उसका उपयोग कर सके, लेकिन अपने मित्र की खेती में, अपने पड़ोसियों की, अपने रिश्तेदारों की खेती में अगर ऐसा कुछ बनाना है तो हम ये खाद को बेच सकते हैं। बेचने के बाद हमको उसमें अर्थार्जन भी मिलता है। मीन्स देखो, गोमय गोमूत्र से खेती करने के बाद खेती में जो फायदा होता है वो स्वास्थ्य का तो होता ही है, परंतु खाद का जो खर्चा बचता है वो भी अपना फायदा ही है। और ऐसी खाद बना के हम स्वयं रोजगार की ओर जो बढ़ते हैं वो तो बहुत ही बड़ा फायदा है ना। तो सब अभी जो कृषि है उनको मैं कहानी सुनाने वाली हूँ। कब से मैं साइंटिफिकली बोल रही हूँ, अभी थोड़ी सी एक कहानी बताती हूँ। कहानी ऐसी है कि हम सब ने वो बचपन में सुनी है। कृष्ण भगवान की लीलाओं की कहानी तो हम सबको पता है, याद है, हम अपने बच्चों को भी सुनाते हैं। लेकिन मुझे इसमें से बोध लेना एक बहुत ही जरूरी लगा। वो ऐसा कि हमने सुना था कि कंस को
पता हो गया कि उसको मारने वाला कोई गोकुल में जन्म ले चुका है। फिर उसने क्या किया कि उसने पूतना मौसी को गोकुल में भेज दिया। कैसी आई पूतना मौसी? वो बहुत सुंदर सी गोपिका बन के आई कि मैं संभालूंगी, मैं सब बच्चों को संभालूंगी, उनको दूध पिलाऊंगी। तो ऐसा है कि ये बात हो गई, पूतना मौसी यहाँ आ गई और फिर कृष्ण भगवान थे, उन्होंने उनको पहचान लिया और उनको मुक्ति दी, ऐसा ही हम बोलेंगे। तो आज के इसमें पूतना मौसी का मतलब क्या था, हेतु क्या था कि सब बच्चों को जहर दे के उनको नष्ट करना है। हमको अगर आज मैं अपने भारतीय किसानों को बोलूंगी कि आप सब लोग पूतना मौसी का काम कर रहे हो, तो किसी को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन जब हम ये खाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि इसमें ना जहरीले खाद डाल के बनाया हुआ खाना है। हम जब कृषि प्रधान देश हमारा कहते हैं तो हमको ये छोड़ना है। कोई भी किसान मैं पूतना मौसी जैसा काम कर रहा हूँ ऐसा बोलना नहीं चाहिए। उसको बोलना है कि मैं गौ सेवक हूँ, मैं गोपालक हूँ और मैं इसकी ही खेती करूँगा। तो इसके लिए और आप आपके खेत में अग्निहोत्र ऐसा शुरू कर सकते हैं। इसके क्या फायदे हैं आप अगले इसमें देखो, अगली स्लाइड में, कि सूर्य भगवान के सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो भी किरणें आती है वो हम ताम्र के पात्र में अग्नि को जलाकर उसमें गोमय और गोघृत का आहुति देते हैं और फिर उससे जो धुआं निकलता है वो आपको पता होगा कि वो 12 मीटर ऊपर तक जाता है और हवा शुद्ध करता है। आपको ऐसा लगता होगा कि ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा कुछ शुद्ध वगैरह होता है, इतना जाता है। तो मैं आप लोगों से एक ही सवाल पूछती हूँ कि कितने लोगों के पास 3G 4G नेटवर्क है? आपके मोबाइल का काम भी इन्हीं किरणों से, इन्हीं रेस से हो रहा है। तो जो हमारी परंपरा से यज्ञ आहुति वो है, उसी से ही ये बना है। तो अग्निहोत्र करने से फसल में एक अच्छा उभार आता है जो हमें अपना स्वास्थ्य प्रदान करती है और वातावरण की शुद्धि करती है। यहाँ पे चित्र है जो अग्निहोत्र की कुटी कैसे बनाई जाएगी उसका दिखाया गया है। ऐसे इस तरह से हमको ऑर्गेनिक खाना खाना है। ठीक है, ये हो गई कृषि की बात। कृषि की बात के बाद हम आरोग्य की तरफ जाएंगे कि अगर पंचगव्य से हमको क्या क्या मिलता है। पंचगव्य माने 5 चीज़ें जो गोमय, गोमूत्र, दूध, दही, छाछ, मक्खन, ये सब को पंचगव्य कहते हैं। क्या है ये पंचगव्य में? तो पहले जब हम दूध देखते हैं तो दूध की विशेषता है, गो की विशेषता है कि उसमें एक यूनिक कंटेंट है, उसको CLA कॉन्जुगेटेड ल्यूनोइक एसिड बोलते हैं और ये कैंसर का प्रतिरोधक है। ये शास्त्रज्ञों ने सिद्ध कर दिया है। और आपको पता है कि भारत देश ने ये गोमूत्र के ऊपर 12 पेटेंट्स लिए हैं जो देवलापार की नागपुर की संस्था ने प्रयत्नपूर्वक इसको प्राप्त किया है। तो हमको आगे देखना है कि दूध पीना चाहिए। धारोष्ण दूध मिलता है। जो एकदम भाग्यशाली लोग होंगे कि जिनके पास गाय है और जो खेती करते हैं उनको ही धारोष्ण दूध लाभदायक है। हमको तो शहर में कुछ नहीं मिलता है, हमको 3-4 दिन के बाद का पाश्चराइज दूध पीना पड़ता है और फिर हम लोग बीमारी को न्योता देते हैं। तो ये जो दूध है इसके गुणधर्म क्या है? आयुर्वेद शास्त्र ने बताया है
कि अत्र गव्यम जीवनियम रसायनम, ये जीवन देने वाला है। आप कहीं से थके हुए आते हैं और बस आपके सामने दूध का भरा हुआ प्याला आता है, तो जो पीने के बाद तृप्ति का एहसास होता है उसको हम तृप्ति बोलते हैं। और वही हमारे सब शरीर की जो जो पेशियां हैं उनको अच्छी से संभालते हैं, उनकी ग्रोथ मीन्स उसकी वाढ़ अच्छी से करते हैं। और इसमें एक घटक है, इसमें है सेरिब्रोसाइड, द कंटेंट प्रेजेंट इन काउ मिल्क विच हेल्प्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। ब्रेन की डेवलपमेंट कैसे होगी? तो ब्रेन की डेवलपमेंट कैसे होगी? हम सबको ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा होशियार होना चाहिए। कैसे होगा? जब गर्भिणी अवस्था में हम बेटी को, बहू को अच्छी से गाय का, देसी गाय का दूध पिलाएंगे, घी खाने को देंगे, तो ही ये अच्छा होगा, क्योंकि ये तत्व है जो ब्रेन को सपोर्ट करते हैं, ब्रेन के पास जाके वो सब काम करते हैं। तो पंचगव्य में आगे आता है कि हमको दही सेवन करना है। तो आप कभी वैद्य के पास जाते हैं तो वो उसकी पूड़ी के साथ आपको बोलता है कि ये दवा ना आप दूध के साथ लेना, आप दही नहीं खाना, आप ये छाछ के साथ पियो, खाने के बाद थोड़ा सा दही दूध ऐसा मिला कर पियो। सत्यनारायण जी का प्रसाद भी ये पंचगव्य है। तो दही कब खाना है? अगर आरोग्य की प्राप्ति करनी है तो दही रात्रि नहीं खाना है। मैं जब छोटी थी तब मैं पुरी में आई थी जगन्नाथ जी के दर्शन करने, और तभी हमें ऐसा पता चला था कि शाम को 7 बजे के बाद यहाँ पे सब होटल्स वगैरह बंद होते हैं और दही भी नहीं मिलता। मीन्स हमारी परंपरा में ये सब आरोग्य के नियम पहले से ही हम संभालते हैं, लेकिन अभी शहरों में ऐसा नहीं होता है, तो ये सब बातें फिर से बतानी पड़ती है। लेकिन दही हमको सुबह में खाना है, रात को जमाया हुआ दही हमको सुबह खाना है। उसको हम चीनी के साथ खा सकते हैं, मूंग की दाल के साथ खा सकते हैं, आंवले के रस के साथ खा सकते हैं। तो हम हमारे आरोग्य और आयु के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। ये रोचन करने वाला है। रोचन मतलब जिनको किसी भी चीज़ की टेस्ट नहीं लगती, वो रोचन गुण है कि उनको स्वाद नहीं लगता है, तो ये स्वाद देने वाली चीज़ है। अभी ऐसा बोल दूँ कि दही वड़ा वगैरह ऐसे नाम बोल दूँ तो भी आपके मुंह में पानी आ जाएगा। दही को अगर हम मथ लेते हैं तो मथनी के साथ अगर मथते हैं तो उससे बनता है छाछ। तो छाछ तो सबका ही पसंदीदा है। छाछ में पानी डाल के अलग अलग उसके प्रमाण में अलग अलग जगह पर काम करते हैं। वो सबसे ज़्यादा क्या काम करता है आपको बता दूं कि हार्ट ब्लॉक के पेशेंट, हृदय में हार्ट अटैक, हृदय में कहीं पर अवरोध हो गया, ये जो चीज़ें हैं उनमें ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। क्या काम करता है? तो देखो हम लोग खाना खाते हैं, खाने में जो भी पचन क्रिया करते समय चिकट या चिपचिपाट कफ निर्माण होता है, वो कफ को निकालने का काम छाछ पेट में जाने के बाद करता है। इसलिए भोजन उपरांत पिबेत तक्रम, ऐसा वो भूतल का अमृत है और वो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा कहा गया है उसकी महती में। और तक्र कौन सी व्याधि में सबसे ज़्यादा काम करता है? तो मूल व्याध की व्याधि में, मस्से जिसमें आते हैं उसमें बहुत सी दवाई मीन्स 90% दवाई ये तक्र के साथ, छाछ के साथ दी जाती है। तो छाछ में कभी सेंधा नमक डाल के पीना है, कभी चीनी डाल के पीनी है, कभी पिपली, सौंठ
ऐसी चीज़ें मिलाकर अगर उसका सेवन करते हैं तो वो ज़्यादा लाभदायक होता है। छाछ के ऊपर क्या जमता है? मक्खन जमता है। ये मक्खन है, इसको नवनीत बोलते हैं, अतिशय मृदु है। आप कौन सा भी गोपाल कृष्ण का चित्र देखेंगे तो माखन चोर उसको बोला जाता है और वो नवनीत का सेवन करता है। क्या होता है? छोटे बालों को बालानाम नवनीतम प्रशस्यते, छोटे बच्चों को मक्खन देना है। इससे क्या होगा कि उनकी मांसपेशियां अच्छी से तैयार होगी। मांसपेशियां अच्छी से तैयार होगी तो हड्डियों में ताकत आएगी, उनको अच्छा से आकार आएगा, तो धष्ट पुष्ट ऐसा चित्र आपके बच्चों का तैयार होगा। तो रोज नवनीत निकालना है, रोज दूध का दही जमा के मथनी से ये करके नवनीत निकालना है और वो देना है, या हम बाजार से लेके आके देना है। इसका भी शास्त्र में उल्लेख है कि आप अगर ताज़ा नवनीत देते हो तो वो बुद्धि को बढ़ाता है, और अगर बासी देते हो तो बुद्धि में मंदता लाता है। तो ऐसा नहीं समझना कि पाव भाजी बना लिया है और फिर उसमें बटर लगा के दिया तो मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा। नहीं, आप ये खाना देने से उसकी बुद्धि कम कर रहे हो। इसके लिए जब भी गोपालन करते हो तो सबसे पहला आरोग्य का फायदा ये गोपालक को स्वयं मिलता है, और वो चीज़ वो अपने समाज में देता है तो पूरा समाज स्वस्थ हो जाता है। ऐसा ही मक्खन को हम पिघला देते हैं मंद आंच के ऊपर तो घृत तैयार होता है। लेकिन आज शहर में अगर हम किसी को बोलेंगे या अभी गांव में भी, तो सब बोलते हैं नहीं नहीं हम घी नहीं खाएंगे भाई, उससे क्या बढ़ जाता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हमारी हार्ट की, हृदय की धमनी में अवरोध हो जाएगा, हमको हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसी सबकी गलतफहमी है। ऐसा हो सकता है, एक जगह श्लोक बताता है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, आप कुछ भी करो लेकिन आपको घृत सेवन करना है। और एक जगह ऐसा है तो शास्त्रज्ञों ने इसके ऊपर फिर से रिसर्च किया और बताया कि ये कहना उचित नहीं है। जो भी धमनियाँ है वो उसमें अभी घृत का काम होता है रसायन, रसायन माने रिजुविनेशन ऑफ सेल्स। हम च्यवनप्राश सेवन करते हैं तो च्यवनप्राश सेवन में क्या होता है? बॉडी की शरीर की जितनी पेशियां है वो जितने आयु तक जितना रहना उनकी आयु है तब तक उनको अच्छे से बनाए रखती है। ये काम होता है रसायन काम, और घृत से वो होता है। तो हमको घृत सेवन में अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी गोमूत्र का क्या भाग है? गोमूत्र और गोमय में तो कितने कितने गुण हैं। गोमय के रस में क्या है? गोमय के रस में कृमि नष्ट करने वाले बहुत ही शक्तिशाली घटक है। जिसमें कौन से कृमि है? टाइफॉइड के कृमि है, टीबी के कृमि है, पेट में होने वाले कीड़े हैं। ऐसे बहुत से गुण गोमय के रस में है, और इन सब को मिला के क्या बनता है? पंचगव्य बनता है। आप इसका अकेले का भी प्रयोग स्वास्थ्य के लिए कर सकते हो, या सबका मिला के भी प्रयोग स्वास्थ्य के लिए कर सकते हो। स्वास्थ्य के लिए भी कर सकते हो, और अगर कोई बीमारी हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए भी ये आप पंचगव्य का सेवन कर सकते हैं। लेकिन आप गोपालक हो तो और इससे कुछ अर्थ प्राप्ति हो तो क्या करना चाहिए? ये सब प्रोडक्ट्स का आपको शहर में जहाँ नहीं मिलता वहाँ पहुँचाना है। एक सादा है, अभी कोई गोपालक हमें कहेगा कि नहीं मेरी गाय है, देसी गाय है, मैं दूध उसका निकालता हूँ, थोड़ा कम आता है, तो मुझे वो परवड़ेगा नहीं, ऐसा उसको लगता है।
लेकिन अगर मैं उनको सलाह दूं कि ठीक है, आपको आपकी गाय से 1 किलो घी मिल गया है, हाँ, और उसको आपने कुछ समय के लिए 1 साल के लिए वैसा ही रख दिया है, तो 1 साल के बाद जब उसमें कुछ अच्छे औषधि गुण और बढ़ जाते हैं, तो वो घृत का वैल्यू, उस मूल्यांकन बहुत ही बढ़ जाता है, जिसमें उसका गाय संभालने का खर्चा निकल आता है। तो ऐसा अगर सोच के और ऐसा तरीके से हम गोपालन शुरू कर दे, तो छाछ से, गोदुग्ध से बनाई हुई बहुत सी चीज़ें हैं, दही है, छाछ है, बटर है, पनीर है, श्रीखंड है, चक्का है, इसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, जिनका मूल्यांकन बढ़ जाता है बिकते समय। तो ये एक गोपालक भी बना के उसका गोपालन अच्छे से करता है। लेकिन आज शहर में ऐसा नहीं मिलता है, तो उनका आहार कैसे बन जाता है? सब पिज़्ज़ा, बर्गर, पाव, ब्रेड ऐसा, और आहार सेवन के नियम भी गलत होते हैं। तो हम एक आगे चित्र देखेंगे कि सब लोग कैसे हो गए हैं दवाई खाने वाले। एक गोली कान के लिए, एक गोली आँखों के लिए, एक कैटरैक्ट नहीं हो, एक बीपी नहीं हो, एक शुगर नहीं बढ़े, ऐसी बहुत सी गोली खा के हमारा जीवन शुरू है। ये क्यों शुरू है? तो ये सभी जो रासायनिक परिणाम दिख रहे हैं उनके टॉक्सिन्स से। उनके टॉक्सिन्स में क्या होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे शरीर की जो प्रतिकार क्षमता है वो इसमें कम हो जाती है। इसके लिए ये जो जहरीले पदार्थ शरीर में जम गए हैं वो अनेक तरह के डिसीज मीन्स बीमारियां बनाते हैं। तो वही बीमारी हमको कौन से रूप में सामने आ जाती है। जैसे अभी जो हम बीमारियों को देख रहे हैं वो छोटे बच्चों में है कि वो सिप्पी चाइल्ड करके है, जो अपनी उम्र के अनुसार उनकी वृद्धि नहीं होती है। अगर हम मध्य उम्र में देखते हैं तो कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट अटैक है, डायबिटीज़ है, ऐसे बीमारी है। और बुढ़ापे में अभी जो जल्दी हो रहा है वो स्मृति नाश है, स्मृति भ्रंश है, अल्जाइमर है, पार्किंसन है। ये सब बीमारियों के नाम आपके फाइल के ऊपर डॉक्टर साहब लिखते हैं। तो तब हम चौकन्ना होते हैं कि ये हमको कैसे हो गया। तो ये जो टॉक्सिन्स है, ये जो विषारी तत्व है, ये दूर करने के लिए क्या करना है, हमको पंचगव्य का सेवन करना है। मैं थोड़ा फास्ट आपको कुछ चंद केसेस बताती हूँ कि पंचगव्य सेवन से क्या लाभ हुआ था पेशेंट को। आपको पता होगा कि अभी पीसीओडी नाम का मीन्स बीजाशय में बीज तैयार नहीं हो, इस कारण से स्त्रियों में मासिक की नियमितता नहीं होती, और ये नहीं होने के कारण उनमें गर्भधारण क्षमता नहीं रहती। तो ऐसी स्त्रियों का कुछ गट को हमने गोमूत्र से बनाया हुआ हरितकी, हरड़े का चूर्ण और गोमूत्र ऐसा योग देने पर ऐसा अनुभव किया कि उनके मासिक में सही काल पे वो होने लगा और फिर बाद में गर्भधारणा सुलभ हुई। आज थायराइड जो गले के यहाँ पे ग्रंथि रहती है वो उसमें सूजन आने के कारण कुछ हार्मोन्स में चेंजेस आ जाते हैं, तो शरीर में सूजन आती है, चक्कर आते हैं, मोटापा बढ़ जाता है। मोटापा बढ़ने पर भी थकान लगती है, बहुत पसीना आता है, ऐसे कुछ थायराइड के सिम्टम्स आते हैं। तो इनमें पंचगव्य घृत का नस्य माने नेजल ड्रॉप्स, नाक में से पंचगव्य के ड्रॉप्स बिंदु मात्रा में देने से कुछ महीने तक वो देना है और फिर लाभ मिलता है। एक छोटा बच्चा मेरे पास आया था कि जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते, कि जो स्कूल में जाना तो शुरू हो गया था उसका, लेकिन टीचर जो बताती है, जो शिक्षिका जो पढ़ाती है
वो उसको समझ में नहीं आता था, वो लिखता कुछ अलग था, और उसके हाथ की मूवमेंट्स और समझने की शक्ति ये दोनों कम हो गई थी। देखो अभी हाथ की मूवमेंट है, ये काम किसका है? ये मस्तिष्क का, ब्रेन का है, कि आपको हाथ उठाना रखना, ऐसे वो ऑर्डर्स देता है, आज्ञा देता है। तो इसके ऊपर पंचगव्य की दवाई ने बहुत ही अच्छा काम किया है। उसके स्कूल का यहाँ पे रिपोर्ट मैंने सामने रखा है, और फिर उसकी शिक्षिका ने दिया हुआ रिमार्क, उसको मिले हुए मार्क्स भी यहाँ पे सामने हैं। तो इतना अच्छा परिणाम हमको पंचगव्य की औषधि सेवन से मिलता है। एक ऐसी छोटी सी बच्ची आई थी जो जिसकी आंखें रोते समय पूरी नीली नीली हो जाती थी, और कुछ समय तक वो रोती ही रहती थी। तो उसको भी हमने पंचगव्य और अभ्रक भस्म और कुछ आयुर्वेदिक दवा देने के बाद 6 मंथ्स तक वो ट्रीटमेंट दी थी, और वो फिर अच्छी हो गई। आज ऐसा भी है कि बहुत सी बीमारी ये मन से रिलेटेड हो गई है। मन में ज़्यादा पहले डर उत्पन्न होता है, फिर वो डर शरीर के ऊपर परिवर्तित होके कुछ बीमारी होती है, और वैसे भी मनोरुग्णों की भी संख्या ज़्यादा हो गई है। तो क्या पंचगव्य से इनके ऊपर लाभ हो सकता है? देखो, आप ऐसे भी अगर गौशाला में जाओगे और सिर्फ गौ माता जी के सहवास में रहोगे, तो भी आपका मन शांत आप अनुभव करोगे। ऐसा एक रिसर्च हुआ है कि गौ माता के पीठ पर से 7 बार हाथ एक इसमें घुमाने से शरीर का बीपी कम होता है, ब्लड प्रेशर जो है वो कम आ जाता है। तो ये मानसिक अवस्था में ये जो रुग्ण थी, उसको बहुत ही डर लगता था कौन सी भी चीज़ का, तो उसको पंचगव्य सेवन कराया, गोमूत्र अर्क दिया, तो उनको उसमें लाभ हुआ था। अपस्मार बोलते हैं जिसमें फेफड़े आना, ये भी एक ऐसा है जो बीमारी से जो भुगतता है, जो कुटुंब उसको देखता है, वो जाने कि ये कितना गंभीर विषय है। तो इसमें भी वचा तेल, पंचगव्य घृत, इनका नस्य अभ्यंतर सेवन से लाभ होता है। हम जो वृद्धि बोलते हैं सेल्स की, उनकी बाढ़ अच्छी से होनी चाहिए, ग्रोथ अच्छी से होनी चाहिए। इसमें अगर कोई माइलस्टोन, जैसे बच्चा 2 महीने का है लेकिन वो 2 महीने जैसा बर्ताव नहीं करता है, 6 महीने का है फिर भी वो पीठ पर नहीं झुक रेलता, ऐसे जो उसके माइलस्टोन से ग्रोथ के टप्पे हैं, वो अगर वो पार नहीं करता है, तो वो भी हम पंचगव्य के आधार से ठीक करते हैं और उनमें अच्छे परिणाम दिखाई देते हैं। पंचगव्य का और एक बहुत ही अच्छा फायदा हमें दिखाई दिया, वो है ल्यूकोडर्मा स्किन डिसीज, जिसको हम श्वित्र या सफ़ेद दाग बोलते हैं। ये दोनों तरह से फायदा होता है कि गोमय भस्म का चूर्ण हम उसके ऊपर लगाते हैं, अभ्यंतर पान के लिए बावची के साथ कुछ दवा देते हैं, तो ये अच्छे से ठीक होता है। इसका एक पैरा स्टडी किया गया कि ये तो शास्त्र में बताई गई दवा है, उनके साथ इसका स्टडी किया गया, अभ्यास किया गया, तो एक और बात सामने आ गई कि गौ माता के साथ रहने से, ये दवाई खाने से पाप कर्म जो रहते हैं वो भी नष्ट होते हैं। सफ़ेद कोड का एक हेतु बताया गया है कि पूर्व जन्म के पाप कर्म इससे नष्ट होते हैं। इसके ऊपर और अभ्यास शुरू है, लेकिन पेशेंट सामने आने के बाद जो रिजल्ट मिले वो मैं आपके सामने रखती हूँ। और अभी हम देखेंगे कि कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या है। किसी को कहीं भी छोटी सी भी गांठ आ गई तो डर लगता है कि ये कैंसर की तो नहीं है, और फिर बहुत सी उसकी जांच शुरू हो जाती है, ये स्कैन करो, वो स्कैन करो, ब्लड रिपोर्ट करो, और उसमें जो
हौसला बनाए रखना रहता है वो आधा हॉस्पिटल जाने के पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो ये जो है कैंसर हम एकदम आसानी से, मेरे पास थोड़ा ही टाइम है उसमें मैं आपको समझा दूं कि जहाँ पर टॉक्सिन्स, हम लोग जहरीले विषैली पदार्थ अपनी पेशियों में जम रहे हैं, वहाँ उनकी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होती है और ये तैयार हो जाता है। अगर हम सेल फोन का उपयोग करते हैं, हम बहुत सी टाइम मोबाइल कान को लगा कर रखते हैं, तो यहाँ पर जो गर्म होता है वहाँ भी उस टाइप के सेल्स की कोशिका बोलते हैं उनको, उनकी ग्रोथ होती है, बाढ़ होती है और ये टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। तो टॉक्सिन्स जमा होने के बाद कैंसर की ग्रोथ होती है। तो ये जमा नहीं हो इसके लिए एंटी कैंसर प्रॉपर्टी ऑफ काऊ यूरिन ये हमको देखना है। तो आप गोमूत्र अर्क का इस्तेमाल इसमें कर सकते हो। आपको अगर ताज़ा गोमूत्र मिलता है, आप गौशाला के नज़दीक रहते हो, आपकी गौशाला है, गोमाता आपके घर में है, तो आप वो गोमूत्र का भी सेवन कर सकते हो। 6 घंटे के भीतर आपको उसका सेवन करना है, तो ये लाभ अच्छा मिलता है। और एक बात है, हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं कि वो बोलते हैं हमारा कैंसर के लिए या डायबिटीज़ के लिए अन्य दवा शुरू है, तो फिर भी हम कोई पंचगव्य का उपयोग कर सकते हैं। तो हम उनको बताते हैं कि देखो पंचगव्य में विशेषतः गोमूत्र अर्क में बायो एनहांसर ऐसी प्रॉपर्टी है। ये मतलब क्या है कि जिसके साथ ये दी जाएगी उस दवा का परिणाम भी ये ज़्यादा अच्छी से करेगी। हम बोलते हैं ना, कौन से दोस्त के साथ आप जा रहे हो, कौन सी दोस्त के सहवास में आप हो, तो आपकी भी वृद्धि वैसे होगी। वैसे ये गोमूत्र का है कि वो रिफेम्पिसिन जो टीबी के ऊपर चलती है गोली, तो वो गोली के साथ भी कई प्रयोग किए हैं। उसमें वो गोली की मात्रा कम होती है, कम समय लेना पड़ता है और स्वास्थ्य जल्दी पाया जाता है। ये सब कैंसर के ही रिसर्च है। मैं थोड़ा आगे जाती हूँ। ये एक कैंसर का, ओरल कैंसर की पेशेंट का है। इसको सिर्फ गोमूत्र के साथ में हमने कुल्ले करने को दिए थे, तो कुल्ले करने के बाद ये उनकी जख्म भर चुकी थी। चित्र बहुत अच्छा नहीं है, इसके लिए थोड़ा ऊपर लेके जाती हूँ। यकृत के जो कैंसर रहते हैं इनमें भी ये सब अच्छा रिजल्ट्स देखने मिलता है। तो हमारा आरोग्य हमारे हाथ में है। हमने पहले देखा कि पंचगव्य से कृषि में उसका क्या योगदान है। तो गोमय और गोमूत्र के साथ हमको कृषि करनी है और बाकी के पंचगव्य के साथ कुछ छिड़कावा बीजामृत ऐसे बना के अच्छी से फसल लेने का प्रयास शुरू करना है। फिर आरोग्य के इसमें देखा है कि स्वयं गोपालक को भी आरोग्य का लाभ होता है। कैसा, ये मैं मेरी गौशाला की ही जो महिला है जिन्होंने कामधेनु कथा सुनने के बाद उनके यहाँ पे महिला मंडली ने गौशाला बनाई और वहाँ की जो गायें हैं उनको संभालना शुरू किया। तो उन्होंने खुद बताया कि जो मुझे रोज़ एक गोली खानी पड़ती थी, वो उनको टीबी हुआ था, तो वो सब गोली उनकी बंद हो गई केवल गौ माता की सेवा करने से। वो क्या काम करती थी, तो सुबह शाम जो भी गोमय है उसको जमा करके रखना और वो एक जगह पे जमाने का और गौ माता के साथ चरने के लिए उनको लेके जाने का, उतना ही काम वो महिला करती थी। और ये करने पर उनको इतना स्वयं को लाभ हुआ और समाज के स्वास्थ्य के लिए तो ये सभी लाभदायक है। जैसे कि आज आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, प्राथमिक आरोग्य केंद्र में जाओगे तो वहाँ पे सब काम चलता है कि मलेरिया को हमको दूर भगाना है, टीबी के ऊपर काम करना है, कैंसर का तो राक्षस सामने है। तो ये सब प्रश्नों के ऊपर का गोमूत्र अर्क
और पंचगव्य यह उत्तर है, जिसको हमारी जिम्मेदारी बनती है गोपालक की कि वो सरकार को ऐसा उपलब्ध अच्छा करके दे, तो ही ये कुछ अच्छा हो सकता है और हमारे देश की कई कई अर्थ इकोनॉमी बच सकती है। और क्या कर सकते हैं आप गोपालन में? तो गोवंश से जो ऊर्जा मिलती है, बायोगैस प्लांट है, ऊर्जा की समस्या है। गुजरात में एक इतना सुंदर गांव है जहां का सामुदायिक खाना बनता है और वो सब खाना बायोगैस की मदद से एक गांव का बनता है। देखो कितना ईंधन बच जाता है, और ये ईंधन बचने से हमारे कितने तो भी फायदे होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से एक कुटुंब के और अप्रत्यक्ष से देश के। हमने और कुछ प्रयोग किए कि यहाँ आपको चित्र में दिखता है, ये जो गौ माता है वो हमारे मीन्स कल्याण से आगे जो पहाड़ी एरिया है वहाँ की डांगी प्रजाति है। तो हमने वहाँ के गोपालकों से कामधेनु कथा की वहाँ पर, और ऐसा ही सब उपयोग उनको बताए। तो वो लोगों को ये सब अच्छे लगे कि क्या करना, हमको भी कुछ करना है। हम गाय तो रख ही रहे हैं लेकिन हम उसका कुछ उपयोग नहीं कर रहे, तो क्या करें? तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि हमारे गाय को ना दूध ज़्यादा नहीं है। तो हमने उनको बोला कि कोई बात नहीं, हम गोमय से पहले शुरू करते हैं। तो उनका गोमय एक जगह पर गांव में ही जमा कर लिया, और जमा करने के बाद आपको दिखेगा ये होलिका जैसी रचना, वो डंडे बनाने को उनको ट्रेनिंग दिया गया, उनको प्रशिक्षण दिया गया। और पिछले साल की जो होली का उत्सव हुआ उसमें हमने शहरों में आह्वान किया कि आप पर्यावरण को पूरक हो जाएगी ऐसी होली करो। और उसी समय हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने भी सबको आह्वान किया था। तो सब लोग चौकन्ना हो गए कि गोमय से इतने अच्छे डंडे बन के ये वातावरण में अच्छी वायु का उत्सर्जन करते हैं। जो अग्निहोत्र का तत्व है वैसे ही बहुत बड़े स्तर पर होलिका से हमको पाने के लिए मिल गया और वातावरण की शुद्धि हो गई। हम हमारे त्योहार बहुत ही आनंद से मनाने लगे। और एक बात आगे फिर की, तो और इसके क्या उपयोग है? तो गोमय गणेश ये संकल्पना आगे आई। आप सबको पता है कि महाराष्ट्र में गणपति जी का बहुत ही अच्छा बड़ी धूमधाम से त्यौहार होता है, और सबको ही मन में लगता है कि नहीं, ये हमारे गणेश जी की प्रतिमा ये अच्छी से विसर्जित हो जाए, तो ये विसर्जित हो जाए और जल का प्रदूषण भी नहीं हो। इस से हमने ये महिला बचत गट को इसका भी प्रशिक्षण दिया, और फिर उन्होंने ये गोमय गणेश की प्रतिमा बनाई। आप देख सकते हैं कि 3 प्रकार की मॉडल्स में ये उपलब्ध किए थे, और शहर के लोगों ने इसको बहुत ही अच्छा प्रतिसाद दिया था। फिर आ गई दिवाली। तो दिवाली में हमने पंटी जो दिया हम लोग जलाते हैं उसका निर्मित का प्रशिक्षण ये लोग को दिया था, और उन्होंने बहुत ही सुंदर ये बनाए थे। इसमें क्या डाला था? गोमय और गोमूत्र से बनाए हुआ तेल, भीमसेनी कपूर, तुलसी का अर्क, ऐसी सब जो वातावरण पूरक वस्तुएं हैं वो इसमें कुम्हार से मिट्टी का दिया लेके उसमें डाल के ये जलाया था। इसका एक रिसर्च हो चुका है कि हम अगर गाय का घी जलाते हैं या गोमय तेल ये सब जलाते हैं तो ऑक्सीजन या ओजोन को मदद करने वाले वायुओं का उत्सर्जन इसमें होता है, और 3 से 5 मीटर का परिसर ये बैक्टीरिया और जीव जंतु से रहित होकर स्वास्थ्य देने में बहुत अच्छा लाभदायक है। तो ये तत्वों को ध्यान रखते हुए ये घरेलू उपयोग के लिए ये हमने एक प्रयोग किया था। इसका न्यूज़ चैनल्स ने भी लिया था, वो बस डाला है यहाँ पे। इस तरह से
इस तरह से ये सब काम है। हम एक लास्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं कि जस्ट थिंक वंस हु सेव्स होम, कौन किसको संभाल रहा है। हम अभी तक कह रहे हैं कि हमको गाय संभालनी है, हमको गौशाला चलानी है, हमको संभालना है। अरे संभाल तो गोमाता हमको रही है, हमारा स्वास्थ्य संभाल रही है, हमको अच्छा कृषि से, खाद से अनाज दे रही है। घरेलू उपयोगी धूप, फिनेल, धूप बत्ती, मच्छर कॉइल, पंती, कितने सारे उपयोगी चीज़ें हम बना सकते हैं सिर्फ गोमय और गोमूत्र से। हम संशोधन कर रहे हैं, आरोग्य पा रहे हैं, हमारे बुद्धि, हमारा वंश इससे और आगे बनता है। तो हमको सिर्फ हमारी गोमाता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है और उसको संभालना है। संभाल तो वो रही है हमको। जब धेनुमानस ये ग्रंथ पढ़ रहे थे हम, तब एक ध्यान में आया कि गोमाता कामधेनु कब बनती है। सभी गोमाता आशीर्वाद देती है, लेकिन आपको अगर अपनी इच्छा पूर्ति करनी है तो आपको अपने से भी ज़्यादा अच्छा गाय को संभालना है, तभी ही गाय कामधेनु बन जाएगी। तो आज आप गोपालन करते समय ये सब याद रख के उस अपनी परंपरा, अध्यात्म, आरोग्य और इसके साथ अपने देश के, समाज के प्रति का योगदान और एक कि सब विश्व का मंगल हो, ऐसी कामना करके ये गोपालन शुरू करेंगे। और ऐसी नवरात्रि का आयोजन करके बहुत से लोगों तक ये विषय अगर पहुंचता है, सबको उसमें कार्य करने की रुचि उत्पन्न होती है, तो ये दिन दूर नहीं कि हम जो भी गीत में गाए थे वो सब बोल सच कर सकें। सर्वे अपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्।